बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 का कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री वाले पार्ट का एक क्वेश्चन करेंगे, जो कि है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956, जो कि हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान इन 1947 जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया था वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 था। ठीक है, तकरीबन 9 साल के अरसे के बाद ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था फाइनली, और इसके सेलिएंट फीचर्स हम लोग देखेंगे, क्योंकि अब जो हमारा 1956 के बाद जो एक और कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1960, खैर वो भी एब्रोगेट हो गया था, और करंट कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो 1973 वाला है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में आज हम सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग एक और इस कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962 का देख लेंगे सेलिएंट फीचर्स, और एक क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट वाला वो और कर लेंगे सॉल्व, और उसको डिस्कस कर लेंगे, और फिर हम मूव ऑन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की तरफ, जो कि हमारा करंट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके सेलिएंट फीचर्स और उसके सारे ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट हम लोग दुरूद पाक से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 हमारा जो है वो आज का टॉपिक है। सेलिएंट फीचर्स हम लोगों ने आज करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 के। इंट्रोडक्शन में है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमारी हिस्ट्री में जो इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में पास हुआ था। इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 29 फरवरी 1956 एंड वाज इन्फोर्स्ड ऑन 23 मार्च 1956। तो ये डेट ऑफ इन्फोर्समेंट एंड डेट ऑफ जो अडॉप्शन है वो भी याद रखें, क्योंकि एक तो हम लोगों को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वैसे बहुत ज़्यादा ये जो है हेल्पफुल होगी, क्योंकि अब ना सिर्फ लैट तो चलें ठीक है क्लियर होता है जो लॉ का, जब लॉ एडमिशन टेस्ट है, खैर गेट जब आपने लाइसेंस वगैरह के लिए अप्लाई करना होता है LLB के स्टूडेंट्स ने, उसके अलावा ADPP में ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ दैट सिलेबस, और इसके अलावा जो हमारा CJ का और ADSJ का भी सब में ही सब जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अब ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन वो इंक्लूड है। तो ये डेट्स जो है वो इस वजह से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो इख्तियार कर गई हैं। अब इसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कब किया था? 29 फरवरी 1956 को, और ये जो है 23 मार्च, तो 23 मार्च वैसे भी हमारा जो है वो पाकिस्तान डे है। ठीक है, उसी में याद रखना है कि पाकिस्तान डे को हमारा ये जो 1956 वाला कॉन्स्टिट्यूशन था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्फोर्स हुआ था। ठीक है, इन्फोर्स का मतलब उसको लागू कर दिया गया था, उस पर अमल दरामद हो गया था। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक रिटन डॉक्यूमेंट था विच कंसिस्टेड ऑफ 234 आर्टिकल्स थे, 13 पार्ट्स थे, 6 शेड्यूल्स थे इसके। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल कहते हैं इब्तदाइया को। ठीक है, इंट्रोडक्शन जिसको हम लोग जनरली इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना। अच्छा, आपको ये भी मैं बता दूं कि आप लोगों के पास LLB जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ना ऑप्शन होता है, अगर आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो आप एक क्वेश्चन के शुरू में इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, फर्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन की जगह आप हेडिंग दे सकते हैं प्रियम्बल की। ठीक है, उसके अलावा प्रीलिमिनरी रिमार्क्स वगैरह, ठीक है, इस तरह के कुछ वर्डिंग आप लोग डिफरेंट यूज़ कर सकते हो, वो आपकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, सोलली, और आप लोग बेशक उसको इंट्रोडक्शन ही हर क्वेश्चन में लिखो, बेशक उसको थोड़ा सा चेंज कर दो। ठीक है, और प्रियम्बल का मतलब अब आपको पता लग गया, इंट्रोडक्शन को प्रियम्बल कहते हैं, इब्तदाइया।
तो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन हमने इन डिटेल पढ़ लिया है, 1949 में पास हुई थी, और इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स बताए हुए थे जिसमें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना था। और अब हम देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी ही ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग ही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में क्या बताया था, उन्होंने यही बताया था कि हमारे जो हैं फंडामेंटल राइट्स होंगे, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी होगी, इक्वालिटी होगी, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है, एट्सेट्रा, ये हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे। और वही जो हैं सैलिएंट फीचर्स हैं हर कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग ही बनना था। अच्छा, नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड दैट पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक रिपब्लिक एंड द रिलीजन ऑफ स्टेट इज़ इस्लाम, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इस्लामिक जो हमारी कंट्री है, इस्लामिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट और इस्लाम ही रिलीजन होगा स्टेट का, यानी कि रियासत का मजहब होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल, आपको पता है पहले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत और फिर वो गवर्नर जनरल के ऑफिस बने गए थे ना दोनों कंट्रीज़ के लिए, इंडिया के लिए भी सेपरेट और पाकिस्तान के लिए भी, तो हम लोगों ने ये इन डिटेल पहले पढ़ लिया हुआ है। तो लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, फाइनली उस ऑफिस को, गवर्नर जनरल के ऑफिस को अबॉलिश कर रहा है, अबॉलिश का मतलब ख़त्म कर रहा है, एंड कर रहा है, ठीक है, एंडेड द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल। अच्छा, इसमें जो हमारा था ना, एक कहा जाता है कि जो ब्रिटिश डोमिनियन के तौर पे या फिर एज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉमन जो वेल्थ था उसका हमारा पाकिस्तान जो है वो बाकायदा जो है ना डिक्लेयर कि अब जो है पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो ये इस 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिक्लेयर हुआ था, ठीक। तो गवर्नर जनरल जो इस्कंदर मिर्ज़ा थे ना, ठीक है, उस वक्त के, उन्होंने फिर स्वॉन यानी कि हलफ उठाया एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और हमारे वो ही पहले गवर्नर जनरल थे, यानी कि पहले नहीं, सॉरी, वो उस टाइम के, ठीक है, गवर्नर जनरल थे इस्कंदर मिर्ज़ा, उन्होंने हलफ उठा लिया एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। पहले जो सदर थे, सदर पाकिस्तान के तौर पे इस्कंदर मिर्ज़ा साहब ने हलफ उठा लिया था, जो कि उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, क्योंकि इसने कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर जनरल को ख़त्म कर दिया ऑफिस को और वो जो है प्रेसिडेंट का ऑफिस बना दिया था। अब हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। बैकग्राउंड है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाला की स्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, ये हमारे पाकिस्तानी हिस्ट्री का है, क्योंकि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग फाइनली जो है प्रिपेयर करने में तैयार हो गए, मतलब प्रिपेयर करने में कामयाब हो गए थे, ठीक है, और वो इम्प्लीमेंट हो गया था। पाकिस्तान सक्सीडेड इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 9 years ऑफ एफर्ट्स, ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि 9 साल की तगोदो के बाद ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास्ड द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, बट बिफोर इट कुड complete the task of framing the constitution, it was dissolved in October 1954 by the governor general, by then governor general, ठीक है, मलिक गुलाम मोहम्मद। अब उस वक्त के मलिक गुलाम मोहम्मद के जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ना, वो डिज़ोल्व कर दी थी, यानी कि ख़त्म कर दी थी अक्टूबर 1954 में, इससे पहले कि वो अपना कंप्लीट करती ना टास्क कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का। फिर सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई, ठीक है, द सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देन फ्रेम्ड एंड पास द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ऑन 29 February 1956 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड ऑन 23 March 1956। तो हम लोग अब देख लेते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में जो है मेरे ख्याल से तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 या 1962 में से किसी एक के तो सेलिएंट फीचर्स पूछना जो है वो बनता है, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये आप लोग जो है अच्छी तरह से करना। अच्छा,
फॉलोइंग आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956। अब इसमें क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में भी, आपको इंट्रोडक्शन जो है वो सेपरेटली तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन को आप रट्टा लगाने वाला ऐसा कोई सीन नहीं है। आप सिंपली अपना क्वेश्चन याद करें और क्वेश्चन में से ही वो जो आपको चेदा बातें लग रही हैं कि ये एक रिटन डॉक्यूमेंट था, इसके सेलियंट फीचर्स मेनली आप वही प्रोवाइड कर दो, ठीक है। बैकग्राउंड अगर आपने देना है तो दे दो, नहीं तो ऑप्शन है वो भी आपके पास, वो भी स्किप कर सकते हो, ठीक है। मेक इट ईजी, मेक इट एक्सेप्टेबल, बिकॉज मेन क्वेश्चन तो आपका यही आएगा ना कि सेलियंट फीचर्स क्या है, तो आप उसको डायरेक्टली इंट्रोडक्शन के बाद जो है आप बता सकते हो कि ठीक है ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था और सेलियंट फीचर्स पे आ सकते हो, ठीक है। सिंपल भी जो है जितना रेलेवेंट आप लोग लिख सकते हो, उसमें कोई इस तरह नहीं है। बाकी आप बैकग्राउंड थोड़ा सा दे दोगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसको स्किप कर सकते हो। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, इसका 234 आर्टिकल्स थे, 13 पार्ट्स थे, 6 शेड्यूल्स थे। अच्छा, ये पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल था, मतलब कि ना इतना वो ज़्यादा, इसका अमेंडमेंट प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा रिजिड भी नहीं था, ठीक है। अमेंडमेंट का मतलब तरमीम करना, चेंज करना, चेंजिंग करना एक कॉन्स्टिट्यूशन में इतना मुश्किल नहीं था ज़्यादा, ठीक है। पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल रखा गया था। तो इसका मतलब क्या, इट मीन्स दैट इट कुड बी अमेंडेड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसिस, बदलते हुए सर्कमस्टांसिस, हालातों वाक़यात के तहत इसको उसके अकॉर्डिंग तब्दील किया जा सकता था, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं था, पार्टली रिजिड था, जो है वो आधा कह सकते हैं इसको सख्त था थोड़ा, और आधा यानी कि फ्लेक्सिबल, थोड़ा लचकदार उसका प्रोसीजर बनाया था, यानी कि इतना रिजिड नहीं रखा गया था, उसको बदला जा सकता था चेंजिंग सर्कमस्टांसिस के तहत। नेक्स्ट है प्रियम्बल। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ये देखें, ये सारी बातें वही हैं जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग उनको हेडिंग्स बना के सेपरेट लिख रहे हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। इस्लामिक रिपब्लिक, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड दैट पाकिस्तान वुड बी एन इस्लामिक रिपब्लिक, द नेम ऑफ द स्टेट वाज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड द रिलीजन ऑफ स्टेट वाज इस्लाम, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कर दिया कि पाकिस्तान जो है इस्लामिक रिपब्लिक होगा, इसका नाम होगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड रिलीजन ऑफ स्टेट जो है इस्लाम होगा। अच्छा, बड़े मज़े की बात है कि ये भी जो है वो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन और 1973 के जो कॉन्स्टिट्यूशन के सेलियंट फीचर्स हैं ना, काफ़ी हद तक सिमिलर है, बिकॉज वहाँ पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 1956 के, ठीक है। और उसके अलावा जो नेम ऑफ द स्टेट एंड उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स और जो है मेन यानी कि यूनिकैमरल लेजिस्लेशन, ये सारे जो है वो सिमिलर जो हैं वो क्लासेस, वहाँ पर भी ऐसे ही सेलियंट फीचर्स। तो आप एक भी आपने प्रिपेयर कर लिया क्वेश्चन अच्छी तरह से, तो वो जो थोड़े से एक आध जो चेंजेस है उसके अलावा आपके 2 क्वेश्चन तैयार हैं, ठीक है। जो 1962 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट है, उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, उसमें जो है ना प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। अदरवाइज इसके जो सेलियंट फीचर्स है ना 1956 के और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के सिमिलर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मैंने 1000 मरतबा बता चुकी हूँ अब तो, कि फेडरेशन में क्या होता है, सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान जो है वो पावर जो है वो डिवाइड होती है, ठीक है। देयर इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस, ठीक है। तो ये जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। अब भी हमारे 1973 के भी कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पावर्स वर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस, ये मैंने डिस्कस कर लिया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 1956 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेम ही 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अभी तक जितने भी हम लोगों ने पढ़े हैं तकरीबन वो सारे ही सेम है। बस यहाँ पर आ जाएगा कि प्रियम्बल में वहाँ पर सिर्फ थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक सब्सटेंटिव पार्ट बना लिया है आर्टिकल 2A को इंसर्ट करके, और ये वाला डिफरेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है उसके दरमियान, कि ये 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल था,
ठीक है। लेकिन 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड रखा गया है, उसमें 2/3 जो है मेजॉरिटी चाहिए अमेंडमेंट के लिए, ठीक है। और रिटर्न जो है वो भी आपको पता है इसमें भी डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि आर्टिकल्स थोड़े से डिफरेंट हैं, पार्ट्स और शेड्यूल्स ये डिफरेंस आ जाएगा। अदरवाइज प्रीएम्बल में यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, लेकिन फिर भी इसके साथ ही हम लोगों ने दे देना कि वहाँ पर पार्ट बन गया हुआ है, इसमें नहीं था, ठीक है। इसमें प्रीएम्बल में रखा था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज़ द नेम ऑफ स्टेट, रिलीजन ऑफ स्टेट इस्लाम। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अभी भी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब वहाँ पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, अब भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है, ठीक है। तो हमारा साथ साथ वो भी तैयार हो रहा है, समझें कि 1973 का भी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर वाज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ना प्राइम मिनिस्टर यानी कि वज़ीर आज़म जो होता है वो सरबराह होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स वर चूजन फ्रॉम द पार्लियामेंट, और वो चूज़ करता है, ठीक है। कैबिनेट अपनी बनाता है वज़ीर आज़म, कहाँ से? पार्लियामेंट के अरकान का जो पार्लियामेंट है ना उनमें से अपनी कैबिनेट बनाता है वज़ीर आज़म। द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट वर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट कलेक्टिवली, और ये इकट्ठे कलेक्टिवली जो होते हैं अकाउंटेबल होते हैं, यानी कि जवाबदेह होते हैं किसको? पार्लियामेंट को, ठीक है। ये जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं ना वो अकाउंटेबल होते हैं पार्लियामेंट को कलेक्टिवली, एक की भी गलती वो सबको जो है वो जवाबदेह होना पड़ेगा। द प्रेसिडेंट वाज हेड ऑफ स्टेट, स्टेट का हेड जो है वो प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट का हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और प्राइम मिनिस्टर के पास ही पावर्स होती हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट मस्ट बी मुस्लिम्स, ये भी इसकी कंडीशन थी, ठीक है। आगे है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल का मतलब ओनली वन हाउस, ठीक है, सिंगल हाउस की हम लोगों ने पहले भी किसी क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ठीक है। द लेजिस्लेचर वुड कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल हाउस, आई द नेशनल असम्बली, उस वक्त सिर्फ नेशनल असम्बली थी। और सॉरी ये भी डिफरेंट आ जाएगा अब, ये मैंने थोड़ा सा शायद कुछ दिन पहले ऐसे कह दिया कि ये सेम है, नहीं, अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर है हमारे यहाँ पर। जो है 1973 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें 2 हाउसेज हैं, आपको पता होगा। अब सेनेट भी है और नेशनल असम्बली भी है, तब सिर्फ नेशनल असम्बली थी। तो ये आपका साथ साथ डिफरेंस भी प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है, साथ में डिफरेंस प्रिपेयर हो रहा है, साथ में आपको जो है वो क्लियर इन माइंड हो रहा है कि ये चीज़ें जो है उस वक्त के कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट की गई थी और अब के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ठीक है। अच्छा, उस वक्त का कॉन्स्टिट्यूशन 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है कि एक हाउस होगा, नेशनल असम्बली था, ठीक है, बोथ द विंग्स ऑफ द कंट्री। अच्छा, बोथ द विंग्स कौन से विंग्स? वो जो तब पता है ईस्ट पाकिस्तान था और वेस्ट पाकिस्तान था, ये हमारे प्रोविंसेस थे। तो दोनों विंग्स जो का मतलब कंट्री के दोनों विंग्स वही थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ये भी मैंने इन डिटेल आपको बता दिया था कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान इतना बड़ा इंडिया है, मतलब इंडिया जो सेपरेट कर रहा था ईस्ट पाकिस्तान को भी और वेस्ट पाकिस्तान को भी, इनके दरमियान कोई भी जो है डायरेक्ट रोड लिंकेज वगैरह या ठीक है कोई भी बॉर्डर नहीं था जो कि सेम बॉर्डर हो। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना वो था, अच्छा, बोथ द विंग्स वर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द नेशनल असम्बली, नेशनल असम्बली में उनको दी गई, ठीक है, नुमाइंदगी। द हाउस कंसिस्टेड ऑफ 300 मेंबर्स, नेशनल असम्बली के 300 जो मेंबरान थे, ठीक है, अरकान थे। जो 150 मेंबर्स वर ड्रॉन फ्रॉम ईच विंग, इसका मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन उनको दे दी गई, ठीक है। 150 उसमें से ईस्ट पाकिस्तान में से आने, 150 में से जो है वेस्ट पाकिस्तान में से मेंबर्स आएंगे। इन प्रोविंसेस ऑल्सो देर वाज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, और प्रोविंसेस में भी एक ही हाउस की लेजिस्लेचर थी। लेजिस्लेचर का मतलब जो हमारी कानून साज असम्बली है, ठीक है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट थे, फंडामेंटल राइट्स। आई थिंक 1962 में जो है ना वो स्टार्ट में जब वो उसका ड्राफ्ट में आया गया तब वो पार्ट नहीं थे, बाद में उसको इंसर्ट किए गए थे, इंसर्ट तो कर दिए गए थे खैर, लेकिन इस तरह का कोई डिफरेंस है वो हम लोग इन डिटेल आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट, अब उसको उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का नाम आई थिंक फेडरल कोर्ट था, ठीक है, यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा। फेडरल कोर्ट जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स थी, एंड कुड डिक्लेयर एनी लॉ और ऑर्डर एज नल एंड वाइड इफ़ इट वाज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, और अगर फंडामेंटल बुनियादी जो हकूक़ के ख़िलाफ़ कोई भी कानून पास होता था तो उसको नल एंड वाइड यानी कि बिल्कुल जो है वो कोई हैसियत ना रखने वाला डिक्लेयर कर सकती थी,
ठीक है जी। नेक्स्ट है एग्जेक्टिव हेड कौन था? प्राइम मिनिस्टर वाज द एग्जेक्टिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं सारे इख्तियारात पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, यही फ़र्क होता है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियारात होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट वो होता है। ठीक है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारे इख्तियारात प्रेसिडेंट के पास होते हैं। प्राइम मिनिस्टर वाज द एग्जेक्टिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ही वुड बी अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। ये ज़रूरी है कि वो नेशनल असेंबली का मेंबर, ठीक है, होगा। एंड वुड बी इलेक्टेड बाय द असेंबली फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और असेंबली ही इलेक्ट करेगी, यानी कि इलेक्शन होगा उसका बाकायदा कि वो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करेगी। ही वुड मेक हिज कैबिनेट फ्रॉम द नेशनल असेंबली, फिर वो जो इलेक्ट होके अपनी कैबिनेट बनाएगा नेशनल असेंबली के ही मेंबर से, विच वुड बी कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू द नेशनल असेंबली। हम लोगों ने इन डिटेल पढ़ लिया हुआ है। नेक्स्ट है हेड ऑफ द स्टेट। पहले था हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। एग्जेक्टिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होगा। एग्जेक्टिव हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट वुड बी हेड ऑफ स्टेट। द प्रेसिडेंट कुड डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट। ये बहुत बड़ी पावर थी उस वक्त, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। 1973 के भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर रखी गई थी, लेकिन बाद में उसको जो है वो उस आर्टिकल को मेरे ख्याल से ख़त्म कर दिया गया था जी। वो अमेंडमेंट ला के ना, अमेंडमेंट प्रोसीजर के तहत वो जो है वो वाली प्रेसिडेंट की ये इतनी बड़ी पावर कि वो डिसमिस कर सकता था प्राइम मिनिस्टर को या गवर्नमेंट को, तो ये जो है वो कर्टेल कर दी गई थी, ख़त्म कर दी गई थी, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पर 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये है थी, प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी कि वो डिसमिस कर सकता था प्राइम मिनिस्टर को और गवर्नमेंट को। द प्रेसिडेंट मस्ट बी मुस्लिम, प्रेसिडेंट को मुस्लिम होना चाहिए था। ही मस्ट बी अबव द एज ऑफ 40 years. He was elected for 5 years. The president was authorized to make the appointment of governors, judges of federal court, एडवोकेट जनरल एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट्स वगैरह कर सकता था। 40 साल से ऊपर उसकी एज होनी चाहिए थी और 5 साल के लिए वो इलेक्ट होके आता था और मुस्लिम ज़रूर उसको होना चाहिए था। प्रेसिडेंट हैड द पावर टू समन्स, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। और प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो बुला सकती थी, ठीक है, असेंबली का इजलास बुला सकती थी, फिर प्रोरोग उसका मुलतवी वगैरह कर सकती थी और ख़त्म भी कर सकती थी, डिसॉल्व बिल्कुल कर सकती थी असेंबली को अगर कैबिनेट एडवाइस करती थी तो, ठीक है। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ यानी कि अक़लियत, जैसे कि पाकिस्तान में कौन मेजॉरिटी में है? मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, और माइनॉरिटीज़ अक़लियत में कौन है? क्रिश्चियंस, ठीक है, हिंदूज़, ये माइनॉरिटीज़ में है। तो राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ वर ऑल्सो प्रोटेक्टेड सो दैट दे कुड ऑब्जर्व देयर रिलीजन फ्रीली, ठीक है। उनके राइट्स को, हकूक़ को, अक़लियतों के हकूक़ को प्रोटेक्शन दी गई थी, महफूज किया गया था, ताकि वो अपने रिलीजन को, अपने मज़हब को आज़ादी के साथ जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकें। रिलीजियस फ्रीडम वाज ग्रांटेड टू देम सो डैट, उनको मजहबी आज़ादी दी गई थी, ठीक है, सो डैट दे कुड ऑब्जर्व देयर रिलीजन, कल्चर, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस फ्रीली। नेक्स्ट है सुप्रीमेसी ऑफ इस्लामिक लॉ। अब क्योंकि इस्लाम जो है वो रिलीजन ऑफ स्टेट है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी ये लिखा गया था कि इस्लामिक लॉ की, इस्लामिक प्रिंसिपल्स की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। तो यहाँ पर इस्लामिक लॉ को सुप्रीमेसी दे दी गई थी। शरिया वाज डिक्लेयर द बेसिस ऑफ लेजिस्लेटिव सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, शरिया ही बेसिस था, शरीयत पे बेस होगा हर जो कानून है, ठीक है। नो लॉ वाज टू बी मेड अगेंस्ट इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन इन द होली कुरान एंड सुन्ना, ठीक है। कुरान सुन्नत में जो इंजंक्शंस प्रोवाइड की गई उनके खिलाफ कोई भी लॉ नहीं होगा। एनी लॉ अगेंस्ट शरिया वुड बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड एंड अल्ट्रा वाइड्स, ठीक है। अल्ट्रा वाइड्स का मतलब है बियॉन्ड द पावर्स, यानी कि वो पावर्स से बाहर होगा, ठीक है। जो भी लॉ शरीयत के खिलाफ होगा वो बिल्कुल नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अल्ट्रा वाइड्स डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और ये करेगी कौन? ज़ाहिर सी बात है, फेडरल कोर्ट के पास ये पावर दी गई थी। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू। द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड जुडिशियल रिव्यू ऑल्सो, ठीक है। द कोर्ट कुड डिक्लेयर एनी लॉ नल एंड वॉइड इफ इट वाज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया हुआ है पहले भी कि हम ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा था कि अगर कोई लॉ जो है फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, शरिया के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो कोर्ट के पास पावर थी कि वो इसको रिव्यू करके उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 प्रोवाइडेड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि आज़ादी, अदलिया की आज़ादी प्रोवाइड की। द जजेस वर अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट।
और जजेस could only be removed through impeachment, और उनको सिर्फ और सिर्फ impeachment के ज़रिए से निकाला जा सकता था। impeachment का भी एक प्रोसीजर है, ठीक है। और नेक्स्ट है जुडिशरी वॉज ऑल्सो इंडिपेंडेंट। अच्छा, impeachment के भी सिर्फ दो ग्राउंड्स मेरे ख्याल से सिर्फ, ठीक है। अब भी जैसे ऐसे ही है कि impeachment के ज़रिए से ही बस जजेस को रिमूव किया जा सकता है, जो कि मैलाफाइड और आई थिंक वो जो इनकैपेबल यानी कि जो हैं वो इनकैपेसिटी और एक और, ठीक है, इस तरह की ग्राउंड्स हैं। आगे जुडिशरी वाज, इसको हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ेंगे ना, तब हम लोग इसको इन डिटेल देख लेंगे। जुडिशरी वाज आल्सो इंडिपेंडेंट फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है। सारे वो जो भी सियासी इन्फ्लुएंस से, सियासी असर और रसूख से भी आज़ाद थी जुडिशरी। फेडरल कोर्ट वाज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, ठीक है। फेडरल कोर्ट थी उस वक्त का, जो अब की सुप्रीम कोर्ट है ना, उसको तब फेडरल कोर्ट का नाम दिया गया था। तो फेडरल कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी। फेडरल कोर्ट वाज आल्सो इंटाइटल्ड टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट और इशू बिटवीन यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के दरमियान, गवर्नमेंट के यूनिट्स के दरमियान भी कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी झगड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी इशू है, तो तब भी जो रिजॉल्व करना था यानी कि सॉल्व करना था, उसको डिसाइड करना था, जो है उसका तस्फिया करना था फेडरल कोर्ट ने। जुडिशरी वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तशरीह भी कॉन्स्टिट्यूशन की जुडिशरी ने ही करनी थी, ये भी इसका मेन जो है वो था रोल। प्रोविंशियल पावर्स यानी कि सूबाई जो पावर्स थी वर कर्टेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, उनको थोड़ा ख़त्म किया गया था। प्रोविंसेस वर गिवन सफिशेंट ऑटोनॉमी टू रन देयर अफेयर्स इंडिपेंडेंटली, बट द सेंटर प्लेड द मेन रोल, यानी कि उनको कम किया गया था, ठीक है। मिनिमाइज्ड कह सकते हैं, प्रोविंशियल पावर्स वर मिनिमाइज्ड, कम की गई थी उनको, और सेंटर को बेसिक रोल दिया गया था, हालांकि वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही था। आगे है मेथड ऑफ इलेक्शन, जो है वो डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन प्रोवाइड किया गया था, लेकिन ये जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा था पाकिस्तान में। नेशनल लैंग्वेजेस, दो नेशनल लैंग्वेजेस प्रोवाइड की गई थी, बंगाली एंड उर्दू। 3 लिस्ट जो है रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, 3 तरह की लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की गई थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने, और वो सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान जो है पावर्स को डिवाइड करती थी। कौन कौन सी? फेडरल लिस्ट में वो वाली सारी आइटम्स, वो वाले मैटर्स थे जो कि सिर्फ और सिर्फ सेंटर अथोराइज था, सेंटर के पास अथॉरिटी थी कि उस पर लेजिस्लेट करे। प्रोविंशियल लिस्ट में वो वाले सारे मैटर्स थे जिसमें कि प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर थी वो कर सकती थी लेजिस्लेट। कंकरेंट लिस्ट में दोनों, बोथ द सेंटर एंड provincial legislatures were authorized to legislate on matters, ठीक है, provided in the concurrent legislative list। आगे emergency powers of प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास थी एमरजेंसी पावर्स, जैसे कि अब भी कॉन्स्टिट्यूशन में है हमारे, ठीक है। द प्रेसिडेंट हैड पावर्स टू डिक्लेयर द एमरजेंसी इन द कंट्री। पाकिस्तान में जो एमरजेंसी डिक्लेयर करने की पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास थी, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन पास ऑर्डिनेंस इन एनी एमरजेंसी सिचुएशन और व्हेन द नेशनल असेंबली वुड नॉट बी इन सेशन, तो प्रेसिडेंट पास कर सकता था ऑर्डिनेंस, ठीक है। और वैसे तो जनरल स्टेट्यूट कोई भी एक्ट पास करती है ना पार्लियामेंट, लेकिन प्रेसिडेंट के पास भी पावर है, अगर इमरजेंसी सिचुएशंस में या फिर नेशनल असेंबली सेशन में ना हो तो फिर प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 also laid down some principles of policy which were to be followed while running the affairs of state. These were the guidelines to run the state, ठीक है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के भी हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी होता है। ये क्या होती हैं? गाइडलाइंस होती हैं कि स्टेट का जो स्टेट के अफेयर्स हैं कैसे चलाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ फेलियर। हम लोगों ने इसके सेलियन फीचर्स सारे के सारे पढ़ लिए हुए हैं। अब हम लोगों पे इसका सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है कि कॉजेज ऑफ फेलियर बताएं, ठीक है, इसका ये आता है, ठीक है। इस पे सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है, अगर इस पे भी आता है या सेलियन फीचर्स पे भी आता है, आप इसी तरह तरतीब रखें अपने क्वेश्चन की, पहले सेलियन फीचर्स बताएं और फिर बाद में कॉजेज ऑफ फेलियर बता दें। और अगर सेपरेटली कॉजेज ऑफ फेलियर पे जैसे पूछते हैं, फिर भी आपने सेलियन फीचर्स पे बता के थोड़ी सी फिर 1-2 कॉजेज ऑफ फेलियर और इंक्लूड कर सकते हैं आप। अगर मैं ना नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में अगर मैं इंक्लूड कर पाई तो फिर 1-2 हेडिंग्स इसकी और भी इंक्लूड करके आपको बता दूँगी।
Following were the some main causes of the failure of Constitution 1956. लैक ऑफ लीडरशिप, ठीक है, उस वक्त लीडरशिप आपको पता है कि कायद अज़म रहमतुल्लाह की भी 1 साल बाद ही वफ़ात हो गई थी, उसके बाद जो लियाकत अली ख़ान की भी, और वो मतलब एक लीडरशिप गैप आ गया था, ठीक है। वो वहाँ पर लीडरशिप जो है गैप की वजह से ना वो बड़ा ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। देयर वाज नो सिंसियर लीडर आफ्टर जिनाइन लियाकत अली ख़ान। लैक ऑफ पॉलिटिकल ट्रेनिंग, अब पॉलिटिकल ट्रेनिंग की भी लैकिश थी, यानी कि ज़ाहिर सी बात है नया एक कंट्री था बेशक, और टाइप ऑफ डेमोक्रेसी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इंट्रोड्यूस करवाई वाज एलियन टू द पीपल। लोगों को इतनी समझ नहीं थी उस वक्त, और वो लीडर्स को भी इतनी ज़्यादा वो ट्रेन नहीं थे, ठीक है। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वाज नॉट हेल्दी एज वेल, वो उनका भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था रोल, एज दे वर नॉट वेल ऑर्डर्ड एंड डिसिप्लिन नहीं थे। मेथड ऑफ इलेक्शन, जो डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन था वो भी एक फेलियर का बाइस बना, ठीक है, क्योंकि वो सक्सेसफुली नहीं रहा पाकिस्तान में। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी, क्योंकि एक इकोनॉमिक इक्वालिटी की जो है वो नहीं दी गई, प्रोवाइड नहीं गई थी, ठीक है। नॉन एग्जिस्टेंस वो भी एक मेन कॉज थी। अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ द हेड ऑफ स्टेट, अब देखें जैसे कि इतनी बड़ी पावर थी कि वो डिसमिस कर सकता था प्राइम मिनिस्टर को या कैबिनेट को, ठीक है, वो डिसॉल्व कर सकता था। तो ये प्रेसिडेंट की अनड्यू इंटरफेरेंस ने भी ये जो है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जो है वो एक कॉज थी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फेलियर की कॉज भी पढ़ ली। कंक्लूजन में वही सब कुछ आप लोगों ने प्रिसाइज करके ना वहाँ पर कंक्लूड कर देना होता है। आपका जो क्वेश्चन है सारा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को सेपरेटली पढ़ने की, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से मैं ज़्यादातर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की हेडिंग्स दे के बस छोड़ देती हूँ कि आप वही जो क्वेश्चन है सब क्वेश्चन में आप क्वेश्चन के अंदर आप जो है वो हेडिंग्स बना के लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में विदाउट हेडिंग्स उन्हीं 4-5 जो मेन बातें आपको लगती हैं उसको ही आप ब्रीफ कर दें, तो ये आपका इंट्रोडक्शन होता है, उसी को कंक्लूड कर देते हैं लास्ट में। तो थैंक यू सो मच। ये हमारा लेक्चर था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 के सेलिएंट फीचर्स का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।